हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए अकेडमी। मैं हूं सिद्धि और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के सिविक्स चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट 2। पार्ट 1 कुछ दिनों पहले अपलोड हो चुका था। काफी सारे बच्चों ने उससे रिलेटेड डाउट्स मुझसे पूछ लिए हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और पहले पार्ट 1 देख लीजिए। उससे आप लोगों को फर्स्ट हाफ चैप्टर का समझ आ जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ पार्ट का सेकेंड हाफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। आप लोग अपनी बुक्स के साथ रेडी हो जाइए और स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ कंटेंट दिखेगा विच इज कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी इस चीज से। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टॉपिक नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज के साथ। लास्ट वीडियो में हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों होती है और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन करती हैं और हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है, ये भी हमने देखा। अब इसके साथ साथ हम आज बढ़ रहे हैं नेशनल पार्टीज की तरफ, क्योंकि ये चीज हम समझ चुके हैं कि हर एक कंट्री का अपना पार्टी सिस्टम होता है, वो अपने पार्टी सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलती हैं, जिसे चेंज करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि पहले से वो सिस्टम चलता आ रहा होता है तो कंट्रीज को आदत हो जाती है। अब उसके बेसिस पे कंट्रीज के पास काफी पुरानी पुरानी पार्टीज होती हैं और उन पार्टीज को ऑब्वियसली नाम देना पड़ता है। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर कोई भी पार्टी को पार्टी बनना है तो उसके लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो सामने आते हैं उन्हें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करना होता है। जैसे इंडिया में वी हैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हर एक पार्टी, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो सामने आना चाहते हैं वो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच करेंगे। वो उन्हें बताएंगे कि हम इस एरिया से ये लोग हैं, हम आगे आना चाहते हैं, अपनी एक पार्टी फॉर्म करना चाहते हैं, हम अपनी पार्टी का नाम ये रखेंगे। वो सारी चीजें इलेक्शन कमीशन को बताएंगे। इलेक्शन कमीशन जब उन्हें रजामंदी दे देगी, इलेक्शन कमीशन उन्हें एक सिंबल दे देगी, क्योंकि एक सिंबल होता है जो हर एक पार्टी को चूज करना होता है। जैसे आपने देखा है बीजेपी का अपना एक सिंबल है, कांग्रेस का अपना सिंबल है, आम आदमी पार्टी का सिंबल है। तो इसी तरीके से हर पार्टी को अपना एक सिंबल चूज करना होता है। जब वो अपना चिन्ह चूज कर लेते हैं, वो बताते हैं इलेक्शन कमीशन को, वो उन्हें रजामंदी दे देते हैं कि ओके। और कुछ और स्पेशल प्रिविलेजेस होती हैं। जब वो सारी की सारी चीजें एक पार्टी को मिल जाती हैं तो वो पार्टी बन जाती है एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के बाद पार्टीज को दो चीजों में बाइफरकेट कर दिया जाता है। वो होती हैं नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस बाइफरकेशन, तो उसके लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, बिकॉज इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री मीन्स द पावर्स आर डिवाइडेड है। जब पावर्स डिवाइडेड हैं, मतलब नेशनल लेवल पे हमारी सरकार अलग है, स्टेट लेवल पे हमारी सरकारें अलग अलग है, तो ऑब्वियसली कि जब हमें पावर्स डिवाइड करनी है तो हमें पार्टीज को भी उस बेसिस पे डिवाइड करना पड़ता है कि कौन सी पार्टीज पूरे नेशन को रन कर सकती हैं और कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो सिर्फ स्टेट्स को ही रन कर सकती हैं। इसी बेसिस पे हमने इंडिया में, और ऐसी काफी कंट्रीज हैं जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं, वो पार्टीज को नेशनल और स्टेट के बेसिस पे डिवाइड करके रखती हैं। अब आपको स्क्रीन पे कुछ पार्टीज की पिक्चर नजर आ रही है और ये सारी पार्टीज मीन्स द टोटल ऑफ 7 पार्टीज, ये पार्टीज आज की डेट में इंडिया में नेशनल पार्टीज का एक इनके पास टैग है। और ये पार्टीज हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, इनके सिंबल याद रखने हैं, बहुत जरूरी है। सिंबल के साथ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कौन सी पार्टी का सिंबल है, तो बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया। अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी है तो वो बनी कैसे, उसको नेशनल पार्टी का टैग कैसे मिला, तो इसके लिए आपको डेफिनेशन स्क्रीन पर नजर आ रही है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस in 4 states and wins at least 4 seats in Lok Sabha is recognized as national party। तो आप लोगों को पता है कि लोकसभा लोअर हाउस है, यहाँ पर जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक ऐसी पार्टी जो कम से कम भी 6% वोट्स जीत लेती है किसी असेंबली इलेक्शंस में 4 स्टेट्स में, मतलब पहले तो स्टेट के लेवल पे वो पार्टी जीत गई, जब स्टेट लेवल पे वो पार्टी कम से कम 4 स्टेट्स में जीत गई तो उसके बाद उस पार्टी को जीतना पड़ेगा लोकसभा में नेशनल लेवल पर, और नेशनल लेवल पर उसे 4 सीटें जीतनी होंगी। अगर वो इतना कर गई तो वो एक नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी पड़ती है, बिकॉज देन यू गेट अ टैग, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है दैट यू कैन हैंडल द कंप्लीट कंट्री, एंड टू हैंडल अ कंप्लीट कंट्री इज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टी। इसीलिए हर पार्टी रूल में नहीं आ पाती, सिंपल सी बात ये है। तो इसीलिए एक नेशनल पार्टी वही पार्टी होती है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल
नेशनल लेवल पर, मतलब उनके इतने सोर्सेज हों, उनकी अप्रोच इतनी हो, वो पार्टी इतनी बड़ी हो, उनका टीम इतनी बड़ी हो, हर चीज बहुत जरूरी होती है उस पार्टी के लिए, तभी वो पार्टी एक नेशनल पार्टी बन पाती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच टॉक्स अबाउट स्टेट पार्टीज ऑफ इंडिया। अब एक स्टेट पार्टी कैसे बन सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स at least 6% of total votes in an election to a legislative assembly of a state and wins at least 2 seats इज इन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। तो जैसे हमने नेशनल पार्टी के लिए देखा, वैसे ही स्टेट पार्टी के लिए कि कम से कम 6% वोट उन्हें जीतने पड़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, मतलब स्टेट लेवल पर ही, क्योंकि उन्हें नेशनल का तो कोई रोल ही नहीं है, तो उन्हें स्टेट लेवल पर ही एटलीस्ट 6% वोट जीतने पड़ेंगे और 2 सीटें जीतनी पड़ेंगी। तो जब वो इतना जीत लेंगी तो वो एक स्टेट पार्टी बन जाती है। अगर हम ये स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक जगह के लिए हो गई ना, इसीलिए। अगर हम देखें पिछले कुछ डेकेड्स से, तो स्टेट पार्टीज काफी ज्यादा एक्सपैंड हो रही हैं। मतलब नेशनल पार्टीज तो एक आकर फुल स्टॉप लग गया, 7 पार्टीज हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रही हैं। बट अगर हम स्टेट पार्टीज देखें तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज तक 750 से ज्यादा पार्टीज को रजिस्टर कर चुका है। तो जब इतनी सारी पार्टीज को उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया और उनमें से सिर्फ 7 पार्टीज हैं जो हमारी नेशनल लेवल पर है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इतनी सारी पार्टीज अलग अलग रीजन में हैं, तो वो स्टेट पार्टीज हैं उनमें से काफी सारी, और अलग अलग रीजन को संभाल रही हैं। तो ये देखा गया है कि स्टेट पार्टीज काफी ज्यादा एक्सपैंड होती गई हैं। इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये काफी सारी पार्टीज जो हैं ये स्टेट पार्टीज हैं। तो ये स्टेट लेवल पर ही अभी तक अपनी सत्ता चला रही हैं। So now moving on to the next topic which talks about challenges to political parties. चैप्टर स्टार्ट करते वक्त भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब लोगों के पास कोई चीज बोलने के लिए नहीं होती है, वो यही बोलते हैं कि ये जो गलती हुई है ये पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हुई है, ये अच्छा नहीं हुआ पॉलिटिकल पार्टी की गलती से हुआ, कोरोना ज्यादा फैल गया पॉलिटिकल पार्टी की वजह से फैल गया, लॉकडाउन हो गया पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हो गया, सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टी के लिए होती हैं। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि एक, क्योंकि हमें विजिबल इंस्टीट्यूशन यही है, सामने यही नजर आ रहा है, तो जो सामने नजर आ रहा है जनता उसे ब्लेम करने लग जाती है। तो इन सारे क्रिटिसिज्म्स को एक पॉलिटिकल पार्टी को झेलना होता है, इसीलिए काफी सारे चैलेंजेस भी पॉलिटिकल पार्टी को फेस करने पड़ते हैं सक्सीड करने के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज उसमें सबसे पहले होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? आपने देखा है ना, एक वही चीज, एक वही जुट, एक वही ग्रुप आगे बढ़कर जा पाता है जिस ग्रुप में अंदर अपने में यूनिटी हो, या जो ग्रुप अंदर अपने आप में डेमोक्रेटिक तरीके से वर्क करें। काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी आ जाती हैं जिनके अंदर अपने आपस में ही इंटरनल डेमोक्रेसी वाली टेंडेंसी नजर नहीं आती। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पार्टीज कभी कभी मेंबरशिप रजिस्टर्स अपने पास मेंटेन करके नहीं रखती हैं। मेंबरशिप रजिस्टर्स ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, मीटिंग्स नहीं होती प्रॉपर, जो सारे बंदे होते हैं सारे बंदों का से सामने नहीं आ पाता। मतलब इतने सारे लोग हैं पार्टी के मेंबर्स, उन सबकी रजामंदी पार्टी नहीं सुन पाती है, सिर्फ उन्हें मेंबर बना लिया, मेंबर बनाकर रख लिया, उनकी कोई पूछ नहीं होती है, रेगुलरली लोगों से मिलना नहीं होता है। ऑर्डिनरी मीटिंग ना होने की वजह से पार्टी जो है वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाती कि भाई क्या चल रहा है, क्या चलना चाहिए, लोगों की राय नहीं मिल पाती। इस वजह से वो जो पर्टिकुलर पार्टी है वो इंटरनली वीक हो जाती है, और जब वो पार्टी अंदर से ही वीक है, अंदर से ही खोखली है, तो वो पार्टी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैलेंज है जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन आज के टाइम पे भी बहुत चलता है। आई वोंट टेक नेम ऑफ द मिनिस्टर बट यस, बिहार इज फेमस फॉर डायनेस्टिक सक्सेशन। क्योंकि क्या है कि एक इंसान लीडरशिप में आया और उसके बाद उस इंसान ने अपने पूरी की पूरी फैमिली को लीडरशिप में लाकर खड़ा कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज डायनेस्टिक सक्सेशन। अगर कोई भी पावर में होता है, देखो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर आप भी पावर में हो मैं भी पावर में हूँ, व्हाट विल आई विश कि मैं ना अपने ही किसी फैमिली मेंबर को आगे बढ़ाऊं अपने बाद, मैं क्यों चाहूंगी कि मैं अपने पड़ोसी को आगे खड़ा करूं। तो यही चीज होती है, डायनेस्टिक सक्सेशन को हम रोक नहीं पा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही हैं। क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि हम अपने बाद टिकट अपने किसी फैमिली मेंबर को दे दें, सक्सेशन चलता रहे, हमारा ही परिवार सत्ता में रहे। तो वो चीज, वो डायनेस्टिक सक्सेशन होता है जिसकी वजह से आम जनता को मौका नहीं मिल पाता। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिल पाता। अपनी फैमिली के किसी बंदे को टिकट देने की वजह से किसी ऐसे इंसान के हाथ में सीट चली जाती है जो सीट को बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, जो सीट को अच्छे से फॉलो अप भी नहीं कर पाता है। और सिर्फ नॉट ओनली बिहार, आप काफी जगह देखोगे, काफी मिनिस्टर्स के केस में देखो, अपने बच्चों को उन्होंने आगे खड़ा कर रखा है। अपने बेटा है किसी का, किसी की बेटी आगे जा रही है, तो ऑब्वियसली वो यही चाहते हैं कि हम एक बार रूल में आ चुके हैं तो हम अपने आगे अगर किसी को बढ़ाएं तो वो अपने ही फैमिली मेंबर को बढ़ाएं। और ये कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाता है, ये पोजीशन अनफेयर तरीके से आगे बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मनी एंड मसल पावर। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मनी एंड मसल पावर आगे आ जाती है क्योंकि जो पार्टी
चाहती है कि मैं अपने पास बड़े अच्छे अच्छे मेंबर्स रखूं अपनी टीम में, वो पार्टी ये कोशिश करती है कि मैं किसी ऐसे ही बंदे को टिकट दूं जो बहुत रईस हो, बड़े बड़े आदमियों को टिकट्स दूं, क्या कि बड़े बड़े आदमी मनी और मसल पावर से वोट्स ला सकें, मनी और मसल पावर से पार्टी को आगे बढ़ा सकें। और ये एक ड्रॉबैक हो जाता है, क्योंकि काफी सारे लोग डाउन टू अर्थ रहना पसंद करते हैं। वो ये पसंद करते हैं कि हम एक ऐसी पार्टी को वोट ना दें जो अमीरों के साइड दें, या फिर जो अमीरों के लिए ही काम करें, या फिर जो जिनमें अमीरों को ही मेंबर बनाया जाए। तो इसीलिए मनी एंड मसल पावर काफी जगह पर पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे ले जाती है, क्योंकि ये एक तरीका होता है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज मसल पावर की वजह से काफी ज्यादा अनवांटेड झगड़ों में फंस जाती हैं, काफी ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए मनी और मसल पावर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो डेमोक्रेसीज में लोग बहुत चिंता में रहते हैं कि एटलीस्ट हमारी पसंद की पार्टी ये ना करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मीनिंगफुल चॉइस। ये फोर्थ चैलेंज है। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज ये गलती कर जाती हैं कि वो जनता के सामने मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं रखती। अब भैया आप किसी ऐसे बंदे को तो आगे खड़ा करो जिसे वोट देते हुए हम अच्छे लगे, हमें लगे, समझ में आए कि हाँ ये बंदा इस पद के लिए ठीक है, इसे वोट दे सकते हैं। किसी ऐसे बिल्कुल स्टूपिड इंसान को आपने लाके खड़ा कर दिया जो बातें भी ढंग की नहीं करता, जिसकी ऐसी पर्सनैलिटी है ही नहीं कि वो इस पद को संभाल सके। पर्सनैलिटी से मैं बात सुंदरता की नहीं कर रही हूँ, पर्सनैलिटी इज कि एक ऐसा तरीका होता है एक इंसान के साथ में खड़े हो तो एक ऐसी वाइब्स होती हैं, ऑरा होता है उस इंसान का, जिससे लगे कि हाँ भाई ये इंसान चीफ मिनिस्टर बन सकता है। अब आप किसी ऐसे इंसान को सामने लाओ, हमें लगे ना इसे वोट देना चाहिए, तो कैसे वोट दे देंगे? तो मीनिंगफुल चॉइस नहीं ऑफर कर पाते कभी कभी। उसकी वजह क्या होती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हो जाती हैं जो बनती रहती हैं, बस बनती रहती हैं। वो ये ध्यान नहीं देते कि हम जिस आइडियोलॉजी के साथ सामने आ रहे हैं, इस आइडियोलॉजी वाली पार्टी ऑलरेडी एक और एग्जिस्ट करती है। इसका एक ब्रिटेन में एग्जाम्पल है, जिसमें लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, ये दो पार्टीज हैं जिन पार्टीज की आइडियोलॉजी बिल्कुल ही सेम है। इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इनमें, दोनों में से किसी को वोट नहीं मिल पाते। वाई लोगों को समझ ही नहीं आता ये पार्टी क्या काम करेगी, ये पार्टी क्या काम करेगी, दोनों का काम तो सेम ही है। इसीलिए पार्टीज की भी कभी कभी बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि वो अपने प्रोग्राम्स को सामने रखने में, एक्सप्रेस करने में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं आ पाती, वो आपको वोट नहीं दे पाते। ऑलराइट, सो हमारी कंट्री में काफी जगह पे ऐसे डिफरेंसेस अराइज हुए हैं और बहुत डिफरेंट पॉलिसीज वाली पार्टीज भी आई हैं, बट फिर वो कुछ ऐसी बात सामने रख देती हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे वोट दें, इसे वोट दें। इस तरीके से मीनिंगफुल चॉइस ना होने की वजह से भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट खो देती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड? यस, पार्टीज को रिफॉर्म करने की जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि हमने काफी सारी बार ये देख लिया कि जनता ने भी क्रिटिसाइज किया पॉलिटिकल पार्टीज को, और यस काफी सारी जगह पर ऐसा हुआ भी कि पॉलिटिकल पार्टीज की गलती की वजह से सिटीजन्स को काफी ज्यादा हर्जाना भुगतना पड़ा। इसीलिए सरकार ये कहती है कि हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन लॉज। डिफेक्शन का क्या मतलब होता है कि जब एक बंदा पार्टी में से दूसरी पार्टी, मतलब एक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो ऐसा कभी कभी लोग करते हैं पैसे के लालच में, कभी करते हैं ज्यादा फेम के लालच में, या कभी लगता है ये पार्टी का कोई सक्सेस नहीं है, ये जीत नहीं पाएगी, उसमें चलते हैं। अगर क्लास 12th में जो भी आप में से ह्यूमैनिटीज लेंगे वो पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में एक लीडर थे जिनके लिए ना, मतलब अमूल के जो बटर हैं उस पे भी मीम्स बन के आने लगे थे, आया राम गया राम, क्योंकि वो उनके नाम के पीछे राम लगा हुआ था। और उन्होंने काफी बार पार्टी चेंज करी थी, एक पार्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, फिर उन्हें लगा ये हार जाएगी कि नहीं वापस इसमें आ गए, फिर उन्हें लगा नहीं ये हार जाएगी वापस इसमें आ गए, तो उनका बहुत मजाक बना था। और उस टाइम हमारी सरकार बहुत सीरियस हो गई थी, तो उस टाइम हमने ये एंटी डिफेक्शन लॉज सामने लेकर आए थे, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से ये पार्टीज बार बार बदल नहीं सकते हैं, ये मजाक नहीं है। तो इसीलिए आपने एक बार एक पार्टी चूज कर ली, पार्टीसनशिप, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, पार्टीसनशिप, आपको अपने पार्ट पे स्टिक्ड रहना है कि मैंने इस पार्टी को अपनी डेडिकेशन से आगे बढ़ाना है, इसमें मुझे एक मेंबर अपनी डेडिकेशन से बनकर रहना है। चेंज करते रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला था कि आप लेजिस्लेचर की टिकट खो देंगे, आपको उसके बाद टिकट मिलेगी ही नहीं अगर आप डिफेक्शन की एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है? मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ एफिडेविट गिविंग प्रॉपर्टी डिटेल्स एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग। कोई भी अगर आगे आना चाहता है और वो एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनना चाहता है तो आपको अपना एफिडेविट फाइल करना होगा। एफिडेविट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो लीगल डॉक्यूमेंट में बेसिकली हम कसम खाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स सारी सच सच देनी पड़ती हैं सरकार के सामने। एंड देन क्रिमिनल केसेस अगर आपके खिलाफ कोई पेंडिंग है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जिसके ऊपर कभी भी कोई क्रिमिनल केस हुआ हो वो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आ सकता, जस्ट द थिंग इज पेंडिंग ना हो। तो अगर पेंडिंग नहीं है तो आप उससे रिलेटेड एफिडेविट दो और आप उसके बाद पार्टी का हिस्सा बन सकते हो। बट कभी कभी पता भी नहीं चल पाता क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है ये पता करने के लिए कि भाई इस बंदे ने जो डिटेल्स दी हैं वो सच है या नहीं। जस्ट हम एक एफिडेविट ले लेते हैं, बस उसको
उसको चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारी सरकार के पास नहीं है। नेक्स्ट है ITR टू बी फाइल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ITR इज इनकम टैक्स रिटर्न। तो हमारी सरकार ये कहती है कि अगर आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बनना है, आप कितना पैसा लगा रहे हैं, आपके पास कितना पैसा है, खर्चा कितना कर रहे हैं, उसमें से टैक्स आप कितना भरेंगे। तो ITR इनकम टैक्स रिटर्न होता है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जिससे हमें यह पता चल सके कि आपका पैसा वाइट है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज से ITR फाइल करवाई जाती है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग इंटरनल अफेयर्स ऑफ पार्टीज। सरकार पार्टियों को ये कहती है भाई रजिस्टर फॉर्म करो, एक प्रॉपर कौन कौन बंदे हैं वो लिखो, उनके नाम लिखो, उनकी प्रॉपर आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपरली मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करो, उन लोगों के साथ मिलो, हर एक इंसान की राय लो, ताकि आपकी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी ना हो, पार्टी डिस्प्यूट अंदर अंदर ना हो। अंदर पार्टी में डिस्प्यूट होंगे तो आप बाहर की सरकार कभी भी नहीं संभाल पाओगे। नेक्स्ट, 1/3 टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स। मतलब जो भी रिजर्व कोटा है औरतों के लिए, 1/3 कोटा रिजर्व्ड है, तो उन्हें आप सीट जरूर दो। आज के टाइम पे आप देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, फेमस पॉलिटिकल पार्टीज देखना है उन्हें देख लो, यू विल ऑलवेज सी वुमेन कैंडिडेट्स, क्योंकि वुमेन कैंडिडेट्स के बिना अलाउ ही नहीं करते हैं कि अगर उनके लिए रिजर्व कोटा है तो उस रिजर्व कोटे पे औरतें ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। देन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन ये है कि सरकार की तरफ से पैसा जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। वो पैसा जरूरी नहीं है सरकार उन्हें कैश दे, सरकार उनकी बहुत सारी मदद कर सकती है। इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे भी सरकार उनकी मदद करती है, पेट्रोल देती है, पेपर देती है, टेलीफोनिक फैसिलिटीज देती है। तो ये सारी फैसिलिटीज के थ्रू स्टेट फंडिंग होनी चाहिए कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो पार्टी अपने आप में इतनी अमीर नहीं है, इतनी रईस नहीं है कि अपने बेसिस पे सारा खर्चा उठा रही है। ऑब्वियसली सरकार का हाथ है पीछे, सरकार फंडिंग कर रही है और उसके बेसिस पे ही हमारी पार्टी आगे वर्क कर रही है। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। बट एंड ऑफ द चैप्टर में एक बात और है कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे करना है। ये तो हमारे सरकारी तौर तरीके हैं, दो तरीके और हैं जिनसे हम पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, हम लोग, अगर जनता ये चाहे कि हमें जिताना है इस पॉलिटिकल पार्टी को या हराना है इस पॉलिटिकल पार्टी को, वो सामने आके आवाज उठा सकते हैं। उनके पास बहुत तरीके हैं, प्रोटेस्ट है, वो बहुत अपने गुस्सा दिखा सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं हर तरीके की, और उसके बेसिस पे वो पॉलिटिकल पार्टी को सुधार सकते हैं। अगर अच्छे से काम पार्टी नहीं कर रही तो जिस पार्टी को सत्ता में रहना होगा, वोट चाहिए होंगे, वो पार्टी जनता की बात मानेगी। तो इस तरीके से एक तो लोग सुधार सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। सेकंड तरीका ये है कि ये जो लोग हैं पहले वाले, यही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन जाए, बिकॉज एग्जैक्टली वी वांट गुड कैंडिडेट्स। क्योंकि हमें गुड कैंडिडेट्स चाहिए, तो जो लोग ऐसी सोच रखते हैं अगर वही सामने आकर के पार्टी में मेंबर बन जाएंगे और काम करेंगे पार्टी के लिए, दैट विल बी अगेन वेरी गुड थिंग। तो इसीलिए ये दो तरीके और हैं जिससे हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, like my videos, share my videos as much as you can, and comment below with your suggestions and queries. Thank you for watching, friends.